सिमी अपने रूम में बैठी टीवी देख रही थी कि तभी लाइट चली गई। उश शिट यार, ये लाइट को भी अभी जाना था। सिमी ने रिमोट को बेड पर फेंक दिया और मोबाइल पर अपना इंस्टाग्राम पेज देखने लगी कि तभी अचानक से धड़ाम की आवाज आई। सिमी घबरा गई। सिमी ने अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाई और बाहर गैलरी में देखने लगी कि तभी ठीक उसके पीछे एक सरसराहट हुई और अंधेरे में से दो हाथ बाहर आए और उसके मुंह को दबोचकर उसे कमरे में अंदर खींच लिया। उन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिमी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हा? उस युवक ने गुर्राते हुए पूछा। सिमी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस छटपटा रही थी और मुंह से की आवाज निकाल रही थी। उस लड़के ने खामोश रहने का इशारा करते हुए मुंह से हाथ हटा लिया। सिमी की सांस फूलने लगी थी। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। पापा ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी तो इसमें मैं क्या कर सकती थी? तेरे पापा की हालत मुझसे क्या, पूरे जम्मू शहर से नहीं छुपी हुई है कि वो इंसान तेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की हालत में ही नहीं है। फिर तूने इस लड़के से शादी क्यों की? मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। पापा ने धमकी दी थी कि अगर शादी नहीं करूंगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। इस वजह से मुझे शादी करनी ही पड़ी। सिमी कुछ भी बहाना बनाकर उस युवक से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। तेरे पापा तो हमारी शादी के लिए पूरी तरह से तैयार थे, फिर अचानक से वो मेरे खिलाफ कैसे हो गए? चल अपने पापा से बात करवा मेरी। तेरी तो बहुत सुन ली, आज तेरे पापा से सारी सच्चाई जान कर रहूंगा। इस वक्त पापा दवाई लेकर सो रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। देखो, अब जो होना था सो हो चुका। अब पापा से बात करके भी कुछ नहीं बदलने वाला है। तुम्हारे पापा से बात किए बिना तो आज मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर उस लड़के ने सिमी को एक तरफ धकेल दिया और उसके पापा के कमरे की तरफ जाने लगा। सिमी ने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखा और तभी उसकी नजर आंगन में पड़े एक लोहे की रॉड के ऊपर पड़ी। सिमी ने रॉड उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के सिर पर एक जोर का वार कर दिया। उस लड़के के सिर से खून बहने लगा। सिमी बदहवास होकर लगातार वार करती रही और उसके बाद उस रॉड को साइड में फेंक दिया। यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम्हारा हमेशा के लिए मुंह बंद करना जरूरी था। इतनी बार समझाने पर भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। सिमी खून से लथपथ दूर फेंका हुआ देख रही थी, शरीर को देख रही थी। उसने ये सब तो गुस्से में कर दिया, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा उसने नहीं सोचा था। तभी लाइट आ गई। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? ठीक उसी समय डोर बेल बज उठी। सिमी ने दरवाजे की तरफ देखा। उसे पता था कि इस वक्त कौन आया होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हस्बैंड आदित्य को क्या जवाब देगी। हिम्मत करके सिमी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आदित्य खड़ा हुआ था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आदित्य ने जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए बोला। सिमी इतना ही कह पाई थी और हाथ से उसने अंदर की तरफ इशारा किया। क्या हुआ? अंकल को कुछ हो गया क्या? आदित्य ये बोलकर तेजी से अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर आदित्य ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ये सब क्या है सिमी? कैसे हुआ? ये अंदर जबरदस्ती घुसा और बदतमीजी कर रहा था। आदित्य पापा से सच जानना चाह रहा था। मैंने इसे पापा के पास जाने से बहुत रोका, आदित्य बहुत रोका, लेकिन ये माना ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और ये सब हो गया। आदित्य उस लड़के की नब्ज चेक करने लगा, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। ये तो मर चुका है सिमी। हम मुसीबत में फंस चुके हैं। मैं कब से तुम्हें बोल रही थी कि हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ये लड़का कभी भी हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन अब इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएंगे? इसकी लाश को ज्यादा दिन तक घर में छुपा कर भी नहीं रख सकते। आज रात को ही हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा आदित्य, नहीं तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। लेकिन इस लाश को ठिकाने लगाएंगे कैसे? पापा के कमरे में ना एक बड़ी सी अटैची पड़ी हुई है, उसमें डालकर इसे नदी में फेंक देते हैं। हाँ? इतना आसान नहीं है। आधी रात को जम्मू की सड़कों पर इतने बड़े सूटकेस के साथ जाना। रात को जगह जगह पुलिस की चेक पोस्ट होती है। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है आदित्य। पापा जी की गाड़ी खड़ी है गैराज में, उसमें वो सूटकेस आराम से आ जाएगा ना। इतने दिनों से वो बंद पड़ी है, पता नहीं स्टार्ट होगी भी या नहीं। देखो, इस लड़के की लाश को सूटकेस में पैक करते हैं, उसके बाद गाड़ी को चेक कर लेते हैं। मुझे इस लाश को देखने से डर लग रहा है बहुत। जब इसे मारा था तब डर नहीं लग रहा था तुम्हें? है? हम दोनों को बचाने के लिए इसे मारना जरूरी हो गया था आदित्य। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
इतना कहकर सिमी आदित्य से जाकर लिपट गई। चलो पहले उस सूटकेस को लेकर आते हैं। ये बोलकर आदित्य ने सिमी को अपने से अलग किया और कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में खटपट की आवाज सुनते ही सिमी के पापा की नींद खुल गई। जैसे ही उनकी नजर आदित्य और सिमी पर पड़ी, वो अपने बिस्तर से उठना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर की हालत ऐसी भी नहीं थी कि वो बिना सहारे के उठकर बैठ सके। तुम दोनों इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, वो आदित्य को कल सुबह एक बिजनेस टूर पर जाना है, उसके लिए आपका सूटकेस चाहिए था बस। तुझे 1000 बार बोला है लड़की कि तू मुझे अपना पापा मत बोला कर। मैं तेरा पापा नहीं हूँ। निकल जाओ तुम दोनों मेरे कमरे से। तुमसे चुप नहीं रह जाता बुड्ढे हैं? एक तो पहले ही हमारी परेशानियां कम है क्या, जो अपनी बकवास से तू और बढ़ा देता है। मेरे घर में मुझ पर ही सीनाजोरी दिखाता है, हरामखोर। सिमी के पापा को आदित्य का व्यवहार पसंद नहीं आया था। आदित्य उनकी तरफ बढ़ता है कि तभी सिमी उन दोनों के बीच आ जाती है। आदित्य, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा है मेरे, तुम्हें सूटकेस चाहिए ना, मैं दे रही हूँ। ये बोलकर सिमी ने कपाट के ऊपर रखा सूटकेस निकालकर आदित्य को थमा दिया। उसके बाद दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चले गए। उन दोनों के कमरे से बाहर जाते ही सिमी के पापा की नजर बेड के पास पड़ी हुई एक काले रंग की फाइल पर पड़ी। उन्होंने उस फाइल को उठाने की कोशिश बहुत की, लेकिन उठा नहीं पाए। जब उन्हें कोई और जुगाड़ नहीं सूझा तो वो पूरी तरह से बेड से नीचे झुक गए। एक हल्की सी धम की आवाज हुई। उन्होंने फाइल को उठाया और लेटे हुए ही उस फाइल के पन्नों को पलटने लगे। ज्यों-ज्यों वो उस फाइल के पेजेस पलटते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उस फाइल को उन्होंने अपनी कमीज के नीचे छुपा लिया और खुद को घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। काफी मेहनत के बाद वो दरवाजे के पास पहुंच गए। धीरे से उन्होंने दरवाजा खोला। उस पार का नजारा देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिमी और आदित्य उस लड़के की लाश को उस सूटकेस में भर रहे थे। सिमी के पापा ने दूर से ही उस लड़के को पहचान लिया था। वो आरव था, उनकी अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड।